बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने थल वाले फार्म के ऊपर मौजूद हूँ। आज 22 फरवरी है और टाइम है आप लोगों को थल की अपडेट देने का। ये प्रोजेक्ट जिसको मैंने शुरू किया था मई के महीने में टीलों से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लगी हुई हर फसल अपने जोबन के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको अपने पूरे फार्म का टूर करवाऊँगा, जिसके अंदर जो भी हमने यहाँ पर तजर्बात किए, जो भी मुश्किलात आई, जो भी फसलें यहाँ पर कामयाब हुई, जो भी उसमें नाकामी की वजूहत हुई, वो सारी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, चाहे आप थल के फार्मर हैं चाहे आप थल के फार्मर नहीं हैं। दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अगर आप थल के फार्मर हैं तो ये वो क्रॉप्स हैं जिनको आपको लगाना है, और अगर आप थल के फार्मर नहीं हैं तो वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपको थल के अंदर आना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़े काम की बातें इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं या फार्म चैनल पर, मेरे साथ रहिए। सबसे पहले मैं आपको अपने फार्म का एड्रेस बता देता हूँ। ये जो रोड आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मेन मुजफ्फरगढ़ रोड है, और ये आयर फार्म की बिल्डिंग है जो हमारा थल वाला फार्म है, वाइट कलर की बिल्डिंग है। जब आप दरिया जेलम को लंगर वाला पुल से क्रॉस करते हैं तो आप आसिफ चौक में आते हैं, जहाँ से एक सड़क राइट साइड पे जा रही है, एक लेफ़्ट साइड पे जा रही है। आपने लेफ़्ट साइड पे शेरगढ़ की तरफ मुड़ना है। उस रोड के ऊपर जब आप सफ़र करते हैं तो मेन रोड, जब आप 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे मेन रोड के ऊपर हमारी बिल्डिंग है, वहीं पे हमारा फार्म है। तो जितनी भी क्रॉप्स मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, अगर आप फिज़िकली आके विज़िट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है। आप वक़्त लेकर, अभी जो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ ये भाई हैं जो थल में ही होते हैं, सईद साहब, उनका नंबर है। आप उनसे टाइम लें, अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो टाइम ले लें, ताकि यहाँ पे मुलाकात हो जाए और मैं आपको पूरा फार्म विज़िट करवा सकूँ। जब भी आप आएँ आपके लिए वेलकम है। ये हमारे फार्म का एड्रेस है, लेकिन आने से पहले वक़्त ज़रूर ले लें। तो सबसे पहली फसल जिससे हम शुरुआत करेंगे वो प्याज है, क्योंकि प्याज ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दी है उसने मुझे हैरान कर दिया, और ये वो क्रॉप है जिसको इंशाल्लाह मैं थल में साथ लेकर चलूँगा। ये मेरी राइट साइड पे ये जो प्याज की 6 लाइनें आप लोग देख रहे हैं ये देसी प्याज है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो प्याज देख रहे हैं ये आप हाइब्रिड प्याज है। अब बाजू से मैं आपको इसकी मेजरमेंट करवा देता हूँ। ये मेरा बाजू है और तकरीबन आप समझ लें कि 2 से 2.5 फुट के आसपास इसकी बुंकें हो चुकी हैं। हाइब्रिड प्याज भी माशाल्लाह इसी तरह है, इसके कद पे मत जाएं ये जितना छोटा है उतना ही ये मज़ीद मोटा होता चला जाएगा। ख़ास बात यहाँ पे जो हमने की है कि अब तक इस प्याज के ऊपर कोई भी स्प्रे नहीं हुआ सिवाय एक ताकत के स्प्रे के। हमने कोई बीमारी का स्प्रे नहीं किया। हमने क्या करना था इस पे स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना इस पे इस वक्त तक किसी भी किस्म का थ्रिप्स का अटैक आया, ना बीमारी का अटैक आया। जो इसकी भूखे हैं उनकी मोटाई आप माशाल्लाह नीचे से देख सकते हैं कि ये मोटी इस वक्त हो चुकी है। अगली जो काम की चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर की है वो है इसके अंदर लगाई हुई मर्च। इस मर्च को लगाए हुए तकरीबन हमारे 15 दिन के आसपास हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पौधा यहाँ पे मरा नहीं है। और प्लान ये है, क्योंकि ये ड्रिप के ऊपर है, मैं आपको दिखाऊं, ज़मीन जो सी नीचे है वो बिल्कुल नरम वत्तर के अंदर है। जड़ें देखें वाइट प्याज की आपको नज़र भी आ रही होंगी इसके अंदर, और इसके सेंटर के अंदर हमने मर्च का पौधा लगा दिया है। बेहतरीन, हम इसको डेली 1 घंटा पानी दे देते हैं, कभी खाद दे देते हैं, कभी सादा दे देते हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और प्याज और मर्च का कॉम्बिनेशन अगर कामयाब हो गया तो ये पूरे साल की क्रॉप बनेगी कि आप लोग नवंबर के अंदर प्याज लगाएंगे और फरवरी के अंदर इसके अंदर आप मर्च शिफ्ट कर देंगे। अप्रैल के अंदर आप प्याज की हार्वेस्टिंग करेंगे। अप्रैल के अंदर आपकी मर्च तैयार हो जाएगी, मर्च टूटना शुरू करेगी, और जुलाई अगस्त तक मर्च टूटती रहेगी। उसके बाद आप ज़मीन को तैयार करें और दोबारा प्याज और मर्च इसके अंदर लगा लें। तो प्याज थल के अंदर बेहतरीन कामयाब हुआ। लेकिन जिन लोगों ने शॉपर के साथ लगाया उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनकी क्रॉप ज़्यादा हेल्दी है, और जिन लोगों ने बगैर शॉपर के लगाया हुआ है उनका प्याज उतना कामयाब नहीं है। तो थल के अंदर अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो प्याज लगाएं, इंशाल्लाह बहुत पैसे कमाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमने थल के अंदर लगाई वो आलू लगा हुआ है। यहाँ पे याद रखें, पहले साल आबाद हुई हुई ज़मीन है। आलू हमने लगाया था 19 नवंबर को, तो ये लेट काश्त है, और ज़मीन की तैयारी में हमने कोई डीएपी नहीं डाली, सिर्फ इसमें मुर्गी खाने की रूढ़ी डाली गई थी। बीज इसके अंदर, क्योंकि एंड पे ये वैरायटी थोड़ी सी हमारी गल गई थी तो बीज भी अच्छा नहीं था। उसके बावजूद जो जहाँ पे थल के अंदर आलू की हमें पैदावार देखने को मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं अभी कुछ आपको जगह दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आलू ये हैं, और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 आलू माशाल्लाह एक पौधे के नीचे से हमने ये निकाले हैं। तो अभी भी पौधा जो सा है वो बिल्कुल ग्रीन है। हमने इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल बीमारी का
शायद एक स्प्रे किया है, उसके अलावा इसको किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खादें इसको नहीं लगी हुई। अभी आप नीचे देखें, ये एक पौधे से निकले हुए आलू है माशाल्लाह। ये मेरियम वैरायटी है, और अगर इसको टाइम के ऊपर लगाया जाए तो ये थल के अंदर बड़ी बेहतरीन कामयाब है। और गट्टू वगैरह आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं, तो इसको हमने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे भी लगाया था, फ्लड पे भी लगाया था। फ्लड पे ये कामयाब नहीं है, ड्रिप पे ये बेहतरीन कामयाब है। ये जो बेड साइज़ है इस पर हमने डबल लाइन लगाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीज कोई अच्छा नहीं था, तो काफ़ी सारा बीज गल गया, उगा नहीं। तो ये जगह आपको सारी खाली नज़र आ रही है, बीज गल गया था। सेंटर में ड्रिप लाइन थी जो हमने पटाई से पहले उठा दी है, दोनों तरफ बीज लगाया था। और इंशाल्लाह अगले साल मैं यहाँ पे आलू की फसल को बढ़ाऊँगा। तो आलू वो फसल है जो थल के अंदर बेहतरीन कामयाब साबित हुई है। तीसरी जो फसल है वो इस इलाके की फसल है, लोग इसको सालों से लगाते आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी पैदावार को बढ़ाना चाहते थे, वो है चना। चना यहाँ पे मैंने दो तरीक़ों से लगाया हुआ है। एक तो वो रेन गन जो आप लोगों को मेरी बैक साइड के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है, वो तरीका है, और दूसरा तरीका जो है वो हमने इसको ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के ऊपर भी लगाया है। जैसा कि ये, और ये दोनों आमने सामने हमने लगाए हुए हैं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। ये हमने ड्रिप लाइन बिछाई हुई है, और दरमियान में इसको प्रॉपर फासला दे के यहाँ पे हमने चने को लगाया। माशाल्लाह दोनों सिस्टम ही बड़े कामयाब हैं, लेकिन जो ज़ाती तौर पे मुझे चना पसंद आया है वो ड्रिप इरीगेशन वाला सिस्टम की ग्रोथ अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट आसान है। रेन गन वाले की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। चने को आप मामूली क्रॉप मत समझें, इस वक्त भी इसका रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंडिया के अंदर 50 मन तक चना लिया जा रहा है। तो अगर हम अपने इलाके की पैदावार को 30, 35, 40 मन तक ले जाएं तो चने के ऊपर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 50 से 60 हज़ार रुपये होती है। बाकी सारे का सारा आपका प्रॉफिट होता है। इंतहाई आसान फसल है, 3 से 4 पानी आपके मांगती है, और इसकी मैनेजमेंट बहुत कम है। वीड कंट्रोल यहाँ पे बड़ा अच्छा हो जाता है। तो चना वो फसल है कि अगर आप थल में आके कोई भी मुश्किल फसलें ना करें, आपको आलू मुश्किल लगता है, आपको प्याज मुश्किल लगता है, आपको मिर्च मुश्किल लगती है, तो चना यहाँ की मकामी फसल है, दुनिया इसको लगाती है। प्रॉब्लम सिर्फ पैदावार के अंदर है कि वो टोटली बारिश के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। आपने अपना इरिगेशन सिस्टम बनाना है, अगर आप इसको कामयाबी से कर लेते हैं तो चना और मूंगफली, उसका कॉम्बिनेशन इंतहाई ज़बरदस्त है। चना हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसी तरह ड्रिप इरिगेशन पे भी और रेन गन पे भी मूंगफली लगाएंगे। मूंगफली का आप आज का रेट चेक कर लें, इसकी पैदावार मूंगफली की भी 25 से 30 मन बड़े आराम से ली जा सकती है। तो आप अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। चौथी फसल जो है, जिसको थल की मकामी फसल कहा जाए, तो कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि तरबूज मकामी लोग बड़े अरसे से लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन उन लोगों का रवाज है कि वो फरवरी के अंदर इसको लगाते हैं। मैंने इसको नवंबर के एंड पे लगाया था, और इस वक्त माशाल्लाह आप इसकी बेलें देखें, बेहतरीन हो चुकी हैं। ये मेरा ख्याल है 3-3 फुट से ज़्यादा की है ये बेल, और काफ़ी इसका फैलाव है, मतलब ये एक दूसरे के अंदर फंसी हुई हैं, मैं इसको निकाल नहीं सकता। तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन थल की ज़मीनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। मेरी राइट साइड के ऊपर आप तरबूज देखें, तो ये सेम तरबूज है, सेम वक्त का लगा हुआ। यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्लो है, इस तरफ ग्रोथ काफ़ी तेज़ है। इसको मैं थोड़ा सा भी समझ नहीं पाया, शायद ये सिर्फ ज़मीन का ही फ़र्क है। लेकिन तरबूज वो फसल है कि अगर ये भी ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे लगा हुआ है, शॉपर पे लगा हुआ है, नवंबर में लगाया है, आज 22 फरवरी है, तो इसका हमने शॉपर उतार दिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मार्च के अंदर फल ले लेगा, और अप्रैल के अंदर हम, या मार्च के एंड पे इसकी हार्वेस्टिंग किसी न किसी हद तक कर पाएंगे। तो थल के अंदर अगर आप इसको टनल के अंदर ले आते हैं, तो जो तरबूज का मज़ा यहाँ पे है वो हमारे इलाकों में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको डेली पानी दे सकते हैं। बीमारियों का अटैक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं, इंसेक्ट अटैक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो तरबूज जो है वो भी थल के अंदर एक कामयाब फसल समझी जाती है। लोग बड़े इलाके के ऊपर इसको काश करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम उस तरह से बना हुआ नहीं है। तो अगर आप इसको प्रॉपर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के ऊपर लगाते हैं तो तरबूज यहाँ की कामयाब तरीन फसलों के अंदर शुमार की जा सकती है। पांचवी फसल जो थल के अंदर बेहतरीन कामयाब हुई है, हालांकि ये जो मेरा एरिया है ये सबसे कमज़ोर तरीन एरिया है, इसके अंदर कंकर हैं जिसको घटिया तरीन ज़मीन समझी जाती है। यहाँ पे मैंने टमाटर लगाया हुआ है, और टमाटर की जो काश्त है हमने टनल के अंदर दिसंबर के अंदर जाकर की थी, और इस वक्त इसका जो प्लांट है अगर आप उसको लोग देखें तो ये तकरीबन 1.5 फुट का प्लांट हो चुका है। फूल ये प्लांट ले चुका है, और अभी फरवरी का महीना है, लोग अपनी नर्सरी शिफ्ट कर रहे हैं। तो कमज़ोर ज़मीन के अंदर भी टमाटर के यहाँ पे ये हालात हैं। हमने यहाँ पे 5 फुट का बेड नहीं बनाया, 5 फुट का एक टनल लगाया। ये जो एक लाइन है उससे दूसरी लाइन का डिस्टेंस 5 फुट है। ड्रिप की दोनों साइडों के ऊपर एक एक लाइन लगी हुई है। 1 एकड़ के अंदर मैंने 2 एकड़ के प्लांट यहाँ पे लगाए हुए हैं। कोई खेले निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमने इसको गोडी नहीं करवाई, कोई एक स्प्रे इसके ऊपर नहीं हुआ। मैक्सिमम जो इसके ऊपर फर्टिलाइज़र गया होगा
वो 4 से 5 हज़ार रुपये का अब तक फर्टिलाइज़र गया होगा। इंतहाई लो कॉस्ट मैंने इसको यहाँ पे तैयार किया ताकि मैं देखूँ कि टमाटर की प्रोडक्शन यहाँ पे कितनी ली जा सकती है। मैंने यही टमाटर, यही पनीरी इसी वक्त के अंदर सरगोदा अपने फार्म के ऊपर लगाई हुई है। नो डाउट वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर हम इसको एक सस्ते ज़मीन की तरफ तौर पे देखते हैं और जो अखराजात इसके ऊपर हुए और जो वहाँ पर हुए, वहाँ हम गोडियाँ करा चुके हैं, स्प्रेज हो रहे हैं, पानी लग रहे हैं, खादें बेसाब लग रही हैं, तो उसके हिसाब से ये खर्चा कुछ भी नहीं है। तो ये वो फसल है जिसको मैं फ़िलहाल तो कामयाब देख रहा हूँ, लेकिन गर्मी के अंदर यहाँ पे टमाटर क्या करता है ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। यहाँ पे वो एरिया है जहाँ पे सलाद के सारे आइटम्स हम लोगों ने लगा कर चेक किए। याद रखें ये दिसंबर की काश्त है जो कि मूली और शलजम के लिए उस तरह से आइडियल नहीं समझी जाती। ये मूली लगी हुई है, यहाँ पे सारा शलजम था जो हमने आस पास के जितने लोग थे सबको तकसीम किया। ये चुकंदर लगा हुआ है, ये पालक लगा हुआ है और उसके साथ सरसों लगी हुई है, कैनोला लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको फाड़ के दिखाता हूँ कि इनकी, हालांकि ये जो मूली का बीज है ये कोई अच्छा बीज नहीं था, इस मौसम के लिहाज से अच्छा नहीं था, हमने गलत उस वक्त, क्योंकि हमें नहीं लगा था कि यहाँ पे ये उतनी कोई ग्रोथ करेगा, लेकिन चलें फिर भी लगा देते हैं, ये सोच के हमने लगा दिया। ये मूली की ग्रोथ है और चुकंदर की ग्रोथ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये माशाल्लाह चुकंदर है, ये मैं ज़रा करीब से आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। ये मेरे हाथ के साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं, चुकंदर बेहतरीन बना हुआ है। पालक की ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं और कैनोला की ग्रोथ आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। कैनोला भी, जो कैनोला लगाने वाले लोग हैं उनको पता है कि दिसंबर के अंदर कोई कैनोला लगाने का टाइम नहीं होता है, तो उसके हिसाब से भी माशाल्लाह कैनोला की ग्रोथ अच्छी है। पालक की ग्रोथ आप देख रहे हैं, चुकंदर और मूली आप लोग देख चुके हैं। तो माशाल्लाह कहने का मकसद ये है कि थल के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, आपका मेन इशू वाटर मैनेजमेंट है। अगर आपने अपने पानी की मैनेजमेंट ठीक कर ली, आपके लगाने का टाइम ठीक है, आप फर्टिलाइज़र थोड़ी देते हैं लेकिन बार बार देते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी फसल कामयाब कर सकते हैं। फ्लड इरिगेशन बिल्कुल फेल है। जो लोग यहाँ पे बागात लगा रहे हैं फ्लड के ऊपर या गंदम लगा रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मेरा उनको मशवरा यही है कि अगर आप लोग थल के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ 2 सिस्टम्स हैं, एक रेन गन के थ्रू, दूसरा ड्रिप इरिगेशन, तीसरा सेंट्रल पिवट सिस्टम है लेकिन वो बहुत महंगा होता है। रेन गन और ड्रिप के अंदर भी अगर मैं मुकाबला करूं तो अगर आप खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं, मुलाजमों के हवाले नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो बेहतर है, वरना फिर रेन गन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी साइडों के ऊपर सारी बाउंड्री जो सी है वो हमने मिट्टे की लगाई हुई है और मिट्टे ने भी माशाल्लाह फोट मारनी शुरू कर दी और बेहतरीन चल रहा है। तो थल में सब कुछ हो सकता है अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, थल में की भी हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की भी कुछ सजेशंस हैं, आप लोग थल के अंदर काम कर रहे हैं, तो कमेंट के अंदर ज़रूर इशार कीजिएगा कि आपको मेरा फार्म कैसा लगा और आप अपने फार्म को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।